जैसे ही गाइस आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था, लू फैंग, मोरूशा और उसके साथ डी चू एंड साथ ही साथ यांग फैंग गिल्ड के जो डिप्यूटी चीफ थे, ये सारे के सारे चू कैपिटल की तरफ निकल चुके थे। चू कैपिटल के अंदर जो ईस्ट सिटी गेस्ट था, वहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों को काफी सारे एलाइड ट्रूप्स देखने के लिए मिल सकते थे, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बड़ी लार्ज फ्लाइंग बोट्स और शिप्स के अंदर इन लोगों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि इनके चू लीनियज के अंदर एक बंदा है जिसका नाम डी चू है, वो चॉज मास्टर बन चुका है लॉ लीनियज के थ्रू, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए ये सारे के सारे लोग डी चू को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आए थे। एंड इससे भी अच्छी बात ये थी कि जो डी चू था वो लॉ लीनियज को तो प्रैक्टिस करता ही करता था, साथ ही साथ उसके पास इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी थी। एंड ऐसे काफी कम लॉ मास्टर्स थे जिनके पास इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी होती थी। जो लोग इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी और लॉ लीनियज के थ्रू ब्रेक थ्रू करते थे चॉज रिलम के अंदर, उनको फर्स्ट क्लास का मार्किस कहा जाता था। जनरली जितने भी चॉज मास्टर होते हैं उनको मार्किस ही कहा जाता है। जैसे कि हुआंग सिटी के अंदर जो मार्किस जिजुआंग हाउ और मार्किस लेनिन हाउ, इन लोगों को भी मार्किस कह के ही पुकारा जाता था। तब इवन मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था इन लोगों के इसके अंदर कि मार्किस क्या होता है, बट मेरे को अभी पता चला कि जनरली चॉज रिलम के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनको मार्किस कहा जाता है, बिकॉज इन लोगों के अंडर में सर्टन एक एरिया दिया जाता है। इसलिए इन लोगों की जो चू रॉयल फैमिली थी, ये लोग काफी ज्यादा प्राउड थे कि इनके फैमिली के अंदर एक नया चॉज मास्टर आया जो कि फर्स्ट क्लास का मार्किस है। इसलिए इस वक्त जो चू फैमिली है वो काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि जैसे ही डी चू ने अपना ब्रेक थ्रू किया था चॉज रिलम के अंदर, वो एक कोर डिसाइपल बन चुका था एम्परर चू लीनियज का। क्योंकि गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि चॉज रिलम के अंदर काफी ज्यादा कम ऐसे लोग होते हैं जो कि लॉ लीनियज के थ्रू चॉज रिलम के अंदर पहुंचता है, एंड वो भी इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी के साथ। इस वक्त यहाँ पे हम लोगों को काफी सारे रॉयल डिसाइपल्स देखने के लिए मिल सकते थे एम्परर चू लीनियज के। वो सारे के सारे इस वक्त चू की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। आफ्टर ऑल वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि उनके फैमिली के अंदर एक कोर पर्सन आने वाला था। जिन लोगों को नहीं पता कि ये जो चू फैमिली है ये भी यांग फैंग एशियन कंट्री के 13 ब्रांचेस के अंदर से एक फैमिली है। तो ऐसा मत समझना कि जो चूज रिलम फैमिली है ये बहुत बड़ी फैमिली है, ये बस एक ब्रांच है यांग फैंग एशियन कंट्री का। डेफिनेटली इन टॉप 13 ब्रांचेस के अंदर भी कॉम्पिटिशन चलता रहता है, जिस फैमिली के अंदर जितने ज्यादा पावरफुल लोग वो फैमिली उतनी ज्यादा ऊपर वही शिफ्ट होता है। एंड हमें एक लग्जरियस शिप देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर 2 फिगर्स बैठ के दारू पी रहे थे, एंड उसके साइड में हम लोग को कुछ मेड्स भी देखने के लिए मिल सकती थी, यानी कि लड़कियां जो कि उनको सर्व कर रही थी। एंड देखने से तो ऐसा लग रहा था कि शायद से ये लोग भी फर्स्ट क्लास मार्किस है। लोग आपस में बात कर रहे थे कि जो फर्स्ट क्लास मार्किस होते हैं वो काफी ज्यादा डिफरेंट होता है ऑर्डिनरी मार्किस से। ये जो फर्स्ट क्लास मार्किस को जो रिसोर्सेज मिलता है एंड जो पर्सनल आर्मी मिलती है वो किसी भी नॉर्मल मार्किस से काफी ज्यादा होती है। एंड साथ ही साथ उनका जो फाइडम होता है वो भी एक फर्स्ट क्लास की लार्ज सिटी होती है। एंड इवन उन लोगों के पास कोटा भी होता है कि वो अपने साथ 2 ऑफिशियल गेस्ट को ज्वाइन करवा सकता है। फिर ये लोग कहता है लेकिन हमारा क्या, हम तो बस 3rd क्लास मार्किस है। हमारा जो 5डम है, यानी कि हमें जो किंगडम दिया गया है वो काफी ज्यादा छोटा है, छोटी सी केव दी गई है एंड कुछ पर्सनल गार्ड दिए गए। एंड इवन हमारे पास इतना तो क्वालिफिकेशन भी नहीं है कि हम गेस्ट ऑफिशियल के लिए अप्लाई कर सके। वही उसके साइड में हम लोग को एक लंबी चौड़ी औरत देखने के लिए मिल सकती थी जो हंसती हुई कहती है कि हम लोग एक्चुअल में ब्लड लाइन कल्टिवेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, एंड हम ब्लड लाइन के थ्रू ही चॉज रिलम के अंदर पहुंचे थे। एंड एक बार हम चॉज रिलम के अंदर पहुंच तो गए, लेकिन इसके आगे एक एक कदम बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया था कि ब्लड लाइन के थ्रू आप इटर्नल ट्रू गॉड तक आसानी से पहुंच सकते हो। एक टाइम के बाद थोड़ी बहुत मशक्कत करके आप चौथ रिलम तक भी पहुंच जाओ, लेकिन उसके बाद उसके आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। एंड वही सेम चीज इन लोगों के साथ हुई थी। ये काफी सारे सेंचुरीज पहले से चौथ रिलम के अंदर एंटर कर चुके थे, लेकिन अभी भी इन लोगों के पास कोई भी उम्मीद नहीं थी कि ये जब से चौथ रिलम के अंदर एंटर हुआ है ये थोड़ा सा भी आगे बढ़ा है। ये इस वक्त 3rd क्लास मार्किस थे, ज्यादा से ज्यादा इनकी चांसेस थी कि कुछ अगले 1000-2000 सेंचुरीज के अंदर ये 2nd क्लास के मार्किस बन जाए। एंड रही बात फर्स्ट क्लास मार्किस की, तो इस चीज के बारे में वो सोच भी नहीं सकते। इस चीज का मतलब आप समझ सकते हो कि फर्स्ट क्लास मार्किस बनना कितना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जो डू चू है वो डायरेक्टली जैसे ही चौथ रिलम के अंदर पहुंचा वो डायरेक्टली फर्स्ट क्लास मार्किस बन चुका है। भाई उन 3 लोगों के अंदर हम लोगों को एक चैबी मैन देखने के लिए मिल सकता था, यानी कि एक मोटा भद्दा इंसान। वो कहता है तो तुम्हारे पास फिर भी थोड़ा बहुत चांसेस है क्योंकि ऑलरेडी तुम इस वक्त मिडिल लेवल के अंदर हो चौथ रिलम के। इसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि टोटल एम्परर चू लीनियज के अंदर टोटल 29 मार्किस है, यानी कि टोटल 29 लोग है जो कि चौथ रिलम के अंदर है। जो सबसे ज्यादा वीक है जिसके अंदर बस ऑर्डिनरी सी चौथ रिलम की स्ट्रेंथ है वो बस 2 ही लोग हैं, जिसके अंदर से एक ये मोटा गेंडा भी था। ये जो गेंडा था ये कम से कम चौथ रिलम के अंदर 3000 सेंचुरी से भी ज्यादा लंबे टाइम से था। उसके बाद भी अभी भी वो एक ऑर्डिनरी चौथ रिलम के अंदर ही था। तो टॉप लेवल चौथ रिलम से तो ये अभी भी काफी ज्यादा दूर था। जब ये 2 मार्किस आपस में बात कर ही रहे थे तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके थोड़ी सी दूर स्पेस एंड टाइम जो होता है वो काफी ज्यादा तेजी से शैटर करने लग जाता है। वहां पे हम लोग को एक स्पेस टाइम चैनल फॉर्म होते हुए देखने के लिए मिल सकता था। ये दोनों समझ जाते हैं कि फाइनली चूयू वापिस आ चुका है। वही यहाँ पे हम लोगों को कुछ मार्किस और कुछ रॉयल फैमिली मेंबर्स भी देखने के लिए मिल सकते थे जो कि यहाँ पे चूयू को मिलने के लिए आए थे। कुछ टाइम के अंदर एक स्पेस चैनल के अंदर से कुल मिला के 5 फिगर्स जो कि उसके बाहर आता है, जिसके अंदर डी चूयू, डिप्यूटी म्यूजियम ओनर लू फैंग, मोरूशा और मोई किंग यांग थे।
डी चुयू के साइड में लू फैंग खड़ा था। वही कुछ लोग लू फैंग को देखते हुए बोलते हैं कि वो इंसान जो कि मार्किस डू चुयू के साइड में खड़ा है, सब लोग कह रहे हैं कि वो जो बंदा है वो मार्किस चुयू जितना ही पावरफुल है। अभी दूसरा बंदा कहता है ऑफ कोर्स मैंने उसके बारे में सुना है, इवन मार्किस चुयू उस बंदे की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जिसने काले कलर के कपड़े पहन के रखे हैं। वो यू स्टेट का ग्रेट सेंट लू है। आफ्टर ऑल ये यांग फैंग एशियन कंट्री था एंड यहाँ के कुछ लोगों को ऑलरेडी लू फैंग के बारे में पता था। उनको पता होता था कि कौन पावरफुल लोग है जो कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर हल्ला मचा रहे हैं। एंड जो लू फैंग था वो तो ऑलरेडी काफी ज्यादा पॉपुलर था क्योंकि जो लू फैंग था उसने मार्किस लिलियान हाउ को हराया था हुआंग सिटी के अंदर। साथ ही साथ जो लू फैंग की फिजिकल बॉडी है वो भी एक अलग लेवल के ऊपर जा चुकी है। लू फैंग आराम से खड़े होकर आसमान को छू सकता है अपने हाथों से एंड ये चीज करना अर्थ के ऊपर काफी ज्यादा आसान होगा गाइस, लेकिन ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर ये चीज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तरीके से ये जो बंदा है ये 14 रिलम का पीक एग्जिस्टेंस है। कुछ गार्ड्स आपस में बात करते हुए कहते हैं अरे ये बंदा ये मार्किस चुयू के साथ है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मे बी ये मार्किस चुयू का फर्स्ट गेस्ट ऑफिशियल है। के बाद जो लू फैंग डी चुयू होता है वो वापिस से एक स्पेस टाइम चैनल के अंदर चले जाता है, इसके थ्रू डायरेक्टली वो यांग फैंग किंगडम के चू कैपिटल के अंदर पहुंच जाता है। जब लू फैंग इस स्पेस टाइम चैनल के अंदर था तो उसे काफी ज्यादा अजीब सा फील हो रहा था क्योंकि ये जो स्पेस टाइम चैनल था ये काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। जो यांग फैंग एशियन कंट्री है वो हुआंग सिटी से काफी ज्यादा दूर है। अगर लू फैंग नॉर्मली हुआंग सिटी से यांग फैंग एशियन कंट्री जाता तो उसे पता नहीं कितनी सेंचुरीज लग जाती, बट इस स्पेस टाइम पोर्टल के कारण लू फैंग पलक झपकते ही यहाँ पे पहुंच गई। अगर इस तरीके का पोर्टल लू फैंग को खुद के लिए इस्तेमाल करना हो तो इसे बस एक बार एक्टिवेट करने की जो कीमत है वो 100 मिलियन कॉस्मिक सैंड की है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा स्पेशल टाइम स्पेस पोर्टल है। ऐसे लू फैंग इस जगह पे आया था, यहाँ पे लू फैंग को बहुत सारी आर्मीज, बहुत सारी बड़ी बड़ी टावरिंग बिल्डिंग्स, फ्लाइंग बोट्स और काफी कुछ देखने के लिए मिल सकता था। काफी सारे लोग आगे आके लू फैंग को ग्रीट कर रहे थे एंड डी चुयो को भी। लोग जैसे ही बाहर आए थे इनके सामने एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी थी जो कि इन सभी लोगों को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करती है। जो डी चुयो होता है वो लू फैंग की तरफ स्माइल करते हुए देखते हुए कहता है कि ये जो गार्ड्स की आर्मी है ये मेरी आर्मी है जो कि मुझे चौधरिलम के अंदर एंटर करने के बाद दी गई है। ये सारे के सारे मेरे पर्सनल गार्ड्स है। लू फैंग देखता है कि इनके इस पर्सनल गार्ड्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ इटर्नल ट्रू गॉड्स है एंड काफी सारे लार्ज नंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रू गॉड्स है एंड ये एक पर्सनल आर्मी थी जो कि डी चुयो को बस चौधरिलम के अंदर एंटर करने से मिल गई थी। एंड ये आर्मी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि जिस आर्मी के साथ लू फैंग ने फाइट की थी लास्ट टाइम यानी कि जिजियांग हाउ की आर्मी के साथ, उसके सामने ये आर्मी कुछ भी नहीं थी। ऑफ कोर्स वहाँ पे लिनियन हाउ की आर्मी नहीं थी क्योंकि उसने तो जिंगिंग क्लैन के लोगों को वहाँ पे भड़का के लाया था एंड लास्ट तक लिनियन हाउ को अपनी आर्मी इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला क्योंकि जो लिनियन हाउ है वो एक पीक लेवल का चॉज मास्टर है तो डेफिनेटली उसकी आर्मी इससे ज्यादा खतरनाक होगी। वही इस आर्मी के ठीक सामने की तरफ हम लोगों को एक वुमेन देखने के लिए मिलती है जो कि काफी ज्यादा सुंदर थी एंड उसके साथ 3 बच्चे भी देखने के लिए मिल सकते थे जो कि काफी ज्यादा यंग थे। एक्चुअल में ये जो औरत थी ये डी चुयू की वाइफ थी एंड वो बच्चे वो उसी का खून था। काफी ज्यादा एक्साइटेडली आगे आते हैं फादर फादर चिल्लाते हुए क्योंकि आफ्टर ऑल उनके जो पापा थे वो काफी ज्यादा लंबे टाइम के बाद यहाँ पे आ रहे थे एंड जब वो आए तो यहाँ पे वो चौधरिलम के साथ वापस लौट रहे थे एंड साथ ही साथ एक फर्स्ट क्लास मार्किस बन के। इवन चौधरिलम तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होती है लेकिन उसके फादर वो फर्स्ट क्लास मार्किस बन के लौटा है। डी चुयू उनकी तरफ देख के बस स्माइल कर देता है एंड ज्यादा अफेक्शन नहीं दिखाता। उसकी जो वाइफ होती है वो डी चुयू की तरफ आते हुए कहती है चुयू मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा याद आ रही थी, जैसे ही मुझे पता चला कि तुम फर्स्ट क्लास के मार्किस बने हो मैं इमीडिएटली तुम्हारे 3 बच्चों को फैंगयोंग सिटी से लेके यहाँ पे आ गई। उसके बच्चे कह रहे होते हैं फादर आप फर्स्ट क्लास के मार्किस बन गए, ये चीज पूरी की पूरी चू कैपिटल के अंदर फैल गई है। आफ्टर ऑल पूरी की पूरी चू कैपिटल के अंदर 7 ही फर्स्ट क्लास के मार्किस है एंड अभी उनमें से एक मेरे फादर भी है। ये कितनी ज्यादा कूल बात है, हम काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वही जो डुचू होता है वो लू फैंग को इन लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है एंड अपने बच्चों को और अपनी वाइफ से कहता है कि ये उसका काफी अच्छा दोस्त है एंड जब भी वो इसको फ्यूचर के अंदर देखे उन्हें इस पर्सन को काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना है। उसके बाद उसके 3 बच्चे और उसकी वाइफ एंड साथ ही साथ उसकी आर्मी वो सारे के सारे लू फैंग को भी ग्रीट करते हैं। वही लू फैंग भी इन लोगों को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैम आप काफी ज्यादा पोलाइट हो। लू फैंग एक चीज नोटिस कर सकता था डी चुयू और उसकी वाइफ इन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा ऐसा भयानक वाला बॉन्ड नहीं है, मतलब ऑर्डिनरी सा बॉन्ड है। मतलब जिस तरीके के बॉन्ड अर्थ के अंदर देखने के लिए मिलता है, जैसे कि अर्थ के अंदर जो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ होता है वो एक दूसरे काफी ज्यादा प्यार करते हैं एंड अगर इतने लंबे टाइम के बाद वो मिल रहे होते हैं तो उनका रियूनियन काफी ज्यादा इमोशनल होता है। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि डी चुयू को यहाँ से गए हुए बस 2-3 दिन हुए बड़े मुश्किल से। डी चुयू ज्यादा अपनी वाइफ से बात नहीं करता एंड वहाँ पे हम लोग को एक ओल्ड सर्वेंट देखने के लिए मिल सकता था। वो तुरंत भागते हुए उस ओल्ड सर्वेंट के पास जाता है एंड उन्हें ग्रीट करता है। वही वो जो ओल्ड सर्वेंट था वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था, वो डी चुयू को लॉर्ड कह के पुकारता है। वही डी चुयू इसे मिस्टर जैंग कह के पुकारता है। ऐसे देखा जाए तो ये जो ओल्ड सर्वेंट था ये बस वर्ल्ड ट्रू गॉड लेवल के ऊपर था। एक्चुअल में ये जो ओल्ड सर्वेंट था इसे डी चुयू की माँ के द्वारा छोड़ा गया था। जब डी चुयू काफी ज्यादा वीक था तब ये जो ओल्ड सर्वेंट था ये हमेशा उसकी देखभाल करता था। इसी के साथ जो डी चुयू था वो बड़ा हुआ था एंड यही रीजन था कि जो डी चुयू था वो इस पर्सन की काफी ज्यादा इज्जत करता था।
वही जो मिस्टर जैंग होता है वो डीचू की तरफ देखते हुए कहता है, फाइनली आप एक फर्स्ट क्लास के मार्किस बन गए, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ माय लॉर्ड। ऐसे कहने के लिए ये बंदा बस एक ओल्ड सर्वेंट था, लेकिन ये डीचू के काफी ज्यादा क्लोज था। वही एक के बाद एक हम लोग को चू फैमिली के काफी सारे लोग देखने के लिए मिलते हैं जो कि उन्हें वेलकम करने के लिए आ रहे थे। लू फेंग बस दूर से ये सारा नजारा देख रहा था, क्योंकि आफ्टर ऑल यांगफेंग एशियन कंट्री के अंदर आने से पहले डीचू ने लू फेंग को इन सब चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी थी। ने इवन कुछ टॉप पावर हाउसेस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे दी थी लू फेंग को, जो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर लाई करता है। उसके अंदर चॉज रिलम की इन्फॉर्मेशन भी थी, यानी कि टॉप लेवल के चॉज मास्टर जो कि यांगफेंग एशियन कंट्री के अंदर है, जिसके अकॉर्डिंग चू लीनियज के अंदर कुल मिला के 29 मार्किस है, इसमें से 7 ही बस टॉप क्लास के मार्किस है। एंड यहाँ पे जितने भी मार्किस यानी कि चॉज रिलम के लोग डीचू को वेलकम करने के लिए आए थे, के अंदर से जो 5 मार्किस थे वो 3rd क्लास के मार्किस थे एंड 2 2nd क्लास के मार्किस थे। इनमें से कोई भी 1st क्लास का मार्किस नहीं था। इस चीज से हमें समझ आ सकता है कि यहाँ पे किस तरीके का कंपटीशन होता है। एंड जो डीचू है वो टॉप 7 मार्किस के अंदर आता है, बट उसके बाद भी उन टॉप 7 के अंदर से एक भी डीचू को ग्रीट करने के लिए नहीं आया। लू फेंग इन सब चीजों से समझ चुका था कि यहाँ पे किस तरीके का माहौल होता है। यहाँ पे जितने भी 3rd क्लास के मार्किस होते हैं वो किसी भी काम के नहीं होते, यानी कि जो रॉयल फैमिली है वो इनको बस एक सेबी एमेंडेंट स्टेट के अंदर रखती है, यानी कि ये रॉयल फैमिली के होके भी रॉयल फैमिली के नहीं होते, उनको बस बेसिक से रिसोर्सेस मिलता है। जो 2nd क्लास के मार्किस होते हैं उनको ठीक ठाक रिसोर्सेस मिलते हैं, एंड सबसे ज्यादा जो रियल कोर रिसोर्सेस होता है वो तो 1st क्लास के मार्किस को मिलता है। एंड आफ्टर ऑल उन लोगों को भी रिसोर्सेस के लिए काफी ज्यादा क्रूअल मेथड्स के साथ कम्पीट करना पड़ता है आपस में। एंड क्योंकि जो लू फेंग था वो एक गेस्ट ऑफिशियल था एंड साथ ही साथ वो भी एक पीक लेवल का चॉज मास्टर था, तो डेफिनेटली उसे भी जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे वो काफी ज्यादा ऑर्डिनरी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। गाइज एक्चुअल में ये सारे के सारे जो गेस्ट ऑफिशियल होता है वो एशियन कंट्री को सर्व करते हैं, जिसके बदले में उन लोगों को कुछ पॉइंट्स यानी कि मेरिट्स मिलते हैं, एंड उन पॉइंट और उन मेरिट की मदद से वो रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। कुछ टाइम तक इन सारे मार्केट से मिलने के बाद जो डीचू होता है वो लू फेंग को एक बड़ी सी शिप में लेके कहीं और लेके चले जाता है। बड़ी सी शिप के अंदर लू फेंग एंड डीचू इस फ्रंट सीट के ऊपर बैठे थे, वही जो उसके 3 बच्चे एंड उसकी वाइफ थी वो बैक सीट के ऊपर बैठे थे। सारे के सारे ईस्ट गेट की तरफ जा रहे थे। डीचू लू फेंग से बात करते हुए बताता है कि यहाँ पे जितने भी लोग उसे मिलने के लिए आए थे वो सारे के सारे 2nd क्लास के मार्किस और 3rd क्लास के मार्किस थे। उसे बताता है कि डीचू लीनियज के अंदर कुल मिला के 3 गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स है। डेफिनेटली गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स इन लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल है, एंड वो ऐसे छोटे मोटे मैटर्स के लिए नहीं आते कि फैमिली के अंदर ज्यादातर जो भी बड़े बड़े मैटर्स होता है वो सारे के सारे 1st क्लास मार्किस के थ्रू हैंडल कर लिए जाते हैं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हुई तो तुम 1st क्लास मार्किस के पास जा सकते हो। एंड जैसे कि तुमको पता होगा कि जितने भी 1st क्लास के मार्किस है जो कि रॉयल फैमिली के अंदर है, इधर वो चॉज रिलम के पीक के ऊपर है या फिर उनके पास इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी है जो कि पीक स्ट्रेंथ को दर्शाता है चॉज रिलम के। ऑफ कोर्स ये सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बस रॉयल फैमिली के बच्चों के लिए। रही बात लू फेंग जैसे गेस्ट ऑफिशियल्स के लिए, तो उनको थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है इन सारे रिसोर्सेज और बाकी सारी चीजों के लिए। डीचू लू फेंग से कहता है कि उसने ऑलरेडी लू फेंग का जो गेस्ट ऑफिशियल वाला फॉर्म था वो अप्लाई कर दिया है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर अभी तक तो वो अप्रूव हो जाना चाहिए था। लू फेंग डीचू की तरफ देखते हुए कहता है क्यों, क्या हुआ, क्या वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ? डीचू कहता है कि देखो, फर्स्ट जो स्ट्रेंथ है वो इतने ज्यादा मायने नहीं रखती, सेकंड तुम्हारी आइडेंटिटी। स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ऑलरेडी तुम पीक लेवल के ऊपर है चॉज रिलम के, तो स्ट्रेंथ के मामले में तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। एंड रही बात तुम्हारी आइडेंटिटी की, तो तुम्हारी आइडेंटिटी भी ठीक है भाई। आगे हम लोग को एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है जो कि ईस्ट सिटी गेस्ट के ऊपर था, एंड इस ईस्ट सिटी गेस्ट को चड्डू कहा जाता था, यानी कि इस ईस्ट सिटी गेस्ट के अंदर जाने के बाद जितना भी एरिया या फिर जो भी किंगडम वगैरह था उसको चुड्डू कहा जाता था। भाई लू फेंग डीचू की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी आइडेंटिटी ठीक ठाक है? जो डीचू होता है वो स्माइल करते हुए कहता है जब मेरी यांगफेंग एशियन कंट्री किसी भी गेस्ट ऑफिशियल को रिक्रूट करती है तो उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उस गेस्ट ऑफिशियल का ओरिजिन क्या है या फिर वो कहाँ से आता है। उनको इस चीज से भी कोई मतलब नहीं पड़ता कि वो किसी श्रापित जगह से है या फिर किसी लोअर कास्ट से है। एट द एंड अगर वो पावरफुल है एंड उसके पास लक है तो वो हमारे यांगफेंग एशियन कंट्री के अंदर आ सकता है। यांगफेंग एशियन कंट्री को बस एक चीज से फर्क पड़ता है कि वो जो बंदा है, जो भी गेस्ट ऑफिशियल बन रहा है, वो कोई एलियन ना हो। लू फेंग एलियन सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक होता है, एंड इवन थॉट मैं भी काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि एक तरीके से जो लू फेंग है वो भी एलियन ही है। लेकिन फिर एम्परर चुयू समझाता है एलियन यानी कि जितने भी लाइफ फॉर्म हो वो केज के बाहर के ना हो, क्योंकि मेरे यांगफेंग एशियन कंट्री के जितने भी हेरिटेज रिसोर्सेज है वो सारे के सारे बस केज के अंदर के लाइफ फॉर्म्स को ही सर्व किए जा सकते हैं, वो किसी बाहर के एलियन को नहीं दिए जा सकते। अभी भी लू फेंग काफी ज्यादा सरप्राइज था एलियन वाले वर्ड से।
तो डीचू स्माइल करते हुए कहता है चिंता मत करो कि जब तुम इस सिटी गैस से चुड्डू के अंदर एंटर किए थे तभी ये चीज कंफर्म हो गई थी कि तुम इस केज के बाहर के लाइफ फॉर्म नहीं हो। कि ये जो चुड्डू सिटी है इसके अंदर एक बहुत बड़ा पूल है जिसको चुज्जू पूल कहा जाता है। इस चुज्जू पूल को पर्सनली इनके एंसेस्टर के द्वारा रिफाइन किया गया है एंड ये एक गिफ्ट भी है पूरे के पूरे एशियन यानफैंग कंट्री के लिए, क्योंकि गाइस ये इनके एंसेस्टर के द्वारा रिफाइन किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इनके एंसेस्टर के अंदर 13 गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स है। डेफिनेटली इनके एंसेस्टर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एग्जिस्टेंस है पूरे के पूरे यानफैंग एशियन कंट्री के। एम्परर चूयू कहता है लो फाइनली तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो कंफर्म हो चुकी है, तुम्हारा जो गेस्ट एप्लीकेशन का फॉर्म था वो भी अप्रूव हो चुका है। फाइनली अभी तुम एक ऑफिशियल गेस्ट हो एम्परर चू लीनिएज। कांग्रेचुलेशन ब्रदर लू। भाई लू फेंग भी स्माइल करके थैंक्स कह देता है। गाइस मुझे लगता है कि जो चूहू पूल है वो लू फेंग को इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया क्योंकि जो लू फेंग था वो भले ही बाहर का क्रिएचर हो लेकिन ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर वो एक तरीके से रिकॉग्नेट हुआ है, यानी कि वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट का ही एक लाइफ फॉर्म बन के पैदा हुआ है। लू फेंग यहाँ पे ट्रैवल करके नहीं आया था बल्कि यहीं पे लू फेंग बॉर्न हुआ था एक तरीके से। देखो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो लू फेंग है वो रिकॉग्निशन चैनल के थ्रू यहाँ पे आया था। तो इन सब चीजों के बारे में तो हम लोगों को आगे जाके ही पता चलेगा। डीचू लू फेंग से कहता है क्योंकि अभी तुम मेरे डीचू लीनियज के गेस्ट ऑफिशियल हो तो मैं तुम्हें एक गेस्ट टोकन दूंगा, साथ ही साथ एक केव और लगभग 10 फॉलोवर। जो केव होगी ये सिटी ऑफ चुड्डू के अंदर ही होगी, जो कि काफी ज्यादा अच्छी खासी लगेगी तुमको क्योंकि आखिरकार ये जो चुड्डू सिटी थी ये डीचू लीनियज की एक कोर सिटी थी। अगर पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर देखा जाए तो काफी ज्यादा कम ऐसी सिटीज थी जो चुड्डू के कंपैरिजन के अंदर चुड्डू से ज्यादा प्रॉस्पेरस थी। एंड वही यहाँ पे जितनी भी केव्स वगैरह खरीदने की जो प्राइस थी वो भी काफी ज्यादा थी। लू फेंग को ये सब चीजें फ्री में मिल रही थी एंड जो लू फेंग को मिल रहा था उसी में लू फेंग खुश था क्योंकि लू फेंग को कोई ज्यादा रॉयल केव्स वगैरह ये सब पसंद नहीं था क्योंकि लू फेंग के पास एक इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी थी जिसको वो कितना भी बड़ा या फिर कितना भी ज्यादा छोटा कर सकता था। वही डीचू को भी ये सब चीजें पता थी, इसलिए वो स्माइल करते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम्हें इन सब चीजों से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें फर्क पड़ता है तो बस इनहेरिटेंस और रिसोर्सेज से। डीचू लू फेंग से कहता है कि ब्रदर लू है अब चॉज लेवल की पीक लेवल तक कल्टीवेट कर पाए, इसका मतलब ऑलरेडी आपके पास कोई गॉड किंग लेवल का इनहेरिटेंस होगा जो आपको सूट करता है। मेरे यानफैंग एशियन कंट्री के अंदर आपको बेस्ट से बेस्ट इनहेरिटेंस मिलेंगे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के, जो कि हो सकता है कि वो आपके लिए और ज्यादा सूटेबल हो। मुझे भरोसा है कि आपको और ज्यादा सूटेबल इनहेरिटेंस यहाँ पे जरूर मिल जाएगा जिससे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। वही जो डीचू था वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसको पता था मनी मन कि अगर लू फेंग है वो इवन चौथ रिलम की पीक को क्रॉस करते हुए चौथ रिलम ट्रांजेंट भी कर लेता है, यानी कि एक पतली सी दीवार होती है गॉड किंग लेवल और चौथ रिलम के बीच की, अगर वो यहाँ तक भी पहुंच जाता है फिर भी डीचू के लिए काफी ज्यादा बड़ी बात होगी एंड ये उसके लिए काफी ज्यादा बड़ी मदद भी होगी। एंड अभी ये डीचू को किस तरीके की मदद होगी ये तो हमको आगे ही जाके पता चलेगा। वही जो लू फेंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है मैं आपका काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। लू फेंग मनी मन जानता था कि आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर सभी लोगों को लगता था कि जो लू फेंग है उसका बैकग्राउंड काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है एंड वो चौथ रिलम की पीक के ऊपर है एंड आफ्टर ऑल उन लोगों को ऐसा लगता था कि लू फेंग के पास जरूर कोई ना कोई सूटेबल गॉड किंग लेवल का इनहेरिटेंस होगा, बट रियलिटी पूरी तरीके से अलग थी। लू फेंग जो था वो बस एक इनिशियल लेवल का चौथ रिलम का वॉरियर था एंड क्योंकि लू फेंग के फंडामेंटल और फाउंडेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे इसलिए लू फेंग इतना ज्यादा पावरफुल था। उसके पास बस इस वक्त एक ही टेक्निक थी जो कि थी एलिमेंट टेक्निक, जो कि गॉड किंग लेवल की थी एंड ये एक विल पावर सीक्रेट टेक्निक थी जिसके मदद से वो इतना ज्यादा पावरफुल हो पाया था, बट ये बस उसके लिए काम चलाने वाली टेक्निक थी जिसको वो मजबूरी में कॉम्प्रहेंड कर रहा था। आफ्टर ऑल उसके पास अभी भी ऐसा कोई सुटेबल इनहेरिटेंस नहीं था जो कि उसके लिए सुटेबल हो, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता होगा लू फेंग डाउ ऑफ लाइफ एंड डाउ ऑफ डिस्ट्रक्शन को कॉम्प्रहेंड कर रहा है एंड इस चीज को लू फेंग को काफी ज्यादा अर्जेंट नीड थी। इवन यहाँ पे आने का सबसे बड़ा रीजन भी यही था कि लू फेंग को अपने लिए सुटेबल इनहेरिटेंस चाहिए था। डीचू लू फेंग को कहता है कि जब वो मार्किश मेंशन के अंदर लौट जाएंगे वो लू फेंग को इमीडिएटली इनहेरिटेंस रिसोर्सेज वाली जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे जो लू फेंग है क्योंकि वो एक गेस्ट ऑफिशियल है उसके पास एक फ्री एक्सचेंज कोटा है जो कि लगभग 1 लाख मेरिट्स का है, यानी कि 1 लाख मेरिट पॉइंट्स के अंदर लू फेंग जो चाहे वो खरीद सकता है अपने लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कह दिया था यहाँ पे आके लू फेंग को कुछ मिशन वगैरह करने पड़ेंगे जिसके थ्रू वो मेरिट्स पॉइंट कमा सकता है एंड इन्हीं मेरिट पॉइंट से वो रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर सकता है। इवन यानफैंग ईस्टर्न कंट्री के जो कोर इनहेरिटेंस है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है उनको भी आप एक्सचेंज कर सकते हो एज लॉन्ग एज आपके पास सफिशिएंट मेरिट्स हो। ये बिल्कुल ओरिजिनल यूनिवर्स के वर्चुअल कंपनी की तरह है जहाँ पे आपको पॉइंट्स इकट्ठा करने पड़ते थे एंड पॉइंट्स इकट्ठा करके आप ट्रेजर्स को एक्सचेंज कर सकते थे एंड क्योंकि यहाँ पे जितने भी टास्क होते थे वो सारे के सारे इन्हीं मेन मार्किसेस के द्वारा असाइन किए जाते थे, यानी कि फर्स्ट क्लास मार्किसेस के थ्रू। जो डीचू था वो भी एक फर्स्ट क्लास मार्किस था, तो वो लू फेंग से कहता है
कि वो लू फैंग के लिए जितने ज्यादा आसान और इजी टास्क हो सके उतने ज्यादा उसे असाइन करके देगा। इससे लू फैंग को मेरिट से इकट्ठा करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लू फैंग इस चीज के लिए थैंक्स कह देता है चूयू को। जो चूयू था वो इस वक्त काफी ज्यादा अच्छे खासे मूड के अंदर था, क्योंकि वो एक फर्स्ट क्लास मार्किस बन चुका था। आफ्टर ऑल फर्स्ट क्लास मार्किस के बीच में भी काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन होता था ये टास्क के लिए, क्योंकि जितने भी ये फर्स्ट क्लास के मार्किस होते थे इन लोगों के अंडर इन लोगों के गेस्ट ऑफिशियल होते थे। सभी लोग अपने अपने गेस्ट ऑफिशियल्स को जितने ज्यादा अच्छे टास्क हो सके उतने ज्यादा अच्छे टास्क देते थे। इसलिए इन टास्क के लिए भी इन लोगों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती थी कई बार। एंड अगर कोई मार्किस किसी एरे गिरे नट्ठू घेरे चौज रिलम के वॉरियर को ट्रेन कर रहा होगा तो ये सही में उसके लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। बट क्योंकि जो एम्परर चूयू था उसने लू फैंग को काफी ज्यादा लंबे टाइम से ऑब्जर्व किया था हुआंग सिटी के अंदर, जानता था लू फैंग के अंदर रिसोर्सेस और अपना टाइम देना ये इससे ज्यादा बेस्ट डिसीजन और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए वो आंख बंद करके लू फैंग के अंदर इन्वेस्ट कर सकता था। भाई इसी के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है लू फैंग, डू चूयू और उनके साथ जितने भी रॉयल गार्ड्स थे एंड बड़ी बड़ी वॉरशिप्स थी वो सारी की सारी मार्किस मेंशन की तरफ आगे बढ़ जाती है। वही इसी मोमेंट के अंदर हम लोग को एक बहुत बड़ी सी टावरिंग बिल्डिंग देखने के लिए मिलती है जो कि कैपिटल चू के अंदर थी, जिसके अंदर दो फिगर्स बैठे हुए थे। ये लोग काफी कैजुअली बैठे हुए थे और बैठ के दारू पी रहे थे। वो दूर मार्किस चूयू को देखते हुए कहता है, देखने से लगता है कि मार्किस चूयू वो फाइनली आ चुका है, वो लौट चुका है। एंड ये बंदा ये अभी अभी एक न्यूली प्रमोटेड मार्किस चूयू है जो कि कैपिटल ऑफ चू के अंदर लौटा है। वही यहाँ पे हम लोग को एक 3 आंख वाला पर्सन भी देखने के लिए मिल सकता था, भले इसकी 3 आंखें थी लेकिन ये दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। वो कहता है, अरे यार क्या मुसीबत है मार्किस चूयू, इसके पास भी एक इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी है। एंड जैसे ही ये चौज रिलम के अंदर एंटर किया ये फर्स्ट क्लास का मार्किस बन गया। लगता है कि अभी हम लोगों के बीच में एक और इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी होगी, यानी कि कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। कुल मिला के यहाँ पे 7 फर्स्ट क्लास के मार्किसेस थे, जिसके अंदर से 5 जो थे उनके पास इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी थी, लेकिन ये जो था इसके पास इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी नहीं थी। एंड इसलिए अगर अभी देखा जाए तो भले ये काफी ज्यादा पुराना चौज मास्टर, लेकिन उसके बाद भी एम्परर चूयू का जो स्टेटस है वो इस बंदे से ऊपर रहेगा। वही वो जो 3 आंख वाला बंदा होता है वो दूसरे बंदे की तरफ देखते हुए कहता है, ब्रदर चैंग फैंग, आप भले ही एक ऑर्डिनरी डिवाइन बॉडी के साथ कल्टीवेट करते हो बट स्टिल आप पीक लेवल तक पहुंच चुके हो चौज रिलम के, जो कि सही में काफी ज्यादा अमेजिंग सी बात है। वही जो चू फैंग होता है वो दूसरे बंदे की तरफ देखते हुए कहता है, यानी कि 3 आंख वाले इंसान की तरफ, देखो चैन, मुझे काफी ज्यादा लंबा टाइम हो चुका है कल्टीवेट करते हुए, बट अभी मुझे एक कदम आगे बढ़ने के लिए भी काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। एंड चौज रिलम को ट्रांसेंड करने के बारे में या फिर गॉड किंग लेवल के बारे में सोचने के बारे में, ये सब तो मेरी सोच से भी काफी ज्यादा दूर है अभी भी। एंड साथ ही साथ जो भी रिसोर्सेज हमको मिलते हैं एंसेस्टर्स के द्वारा वो भी इतना कुछ खास नहीं है। पहली इन रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करने के लिए 6 टॉप क्लास के मार्किस थे, अभी 7वां मार्किस भी आ गया, क्या बकचोदी है। वही 3 आंखों वाला यानी कि चैन वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए कहता है, देख भाई चू फैंग, भाई तेरे को ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो नया बंदा है चू यूहू, ये अभी अभी ब्रेक थ्रू करके आया है, अभी भी इसकी जो स्ट्रेंथ एंड फाउंडेशन है वो काफी ज्यादा एवरेज है। रही बात तुम्हारी, तो तुम ऑलरेडी पीक लेवल तक पहुंच चुके हो, तुम्हारे कंपैरिजन के अंदर वो अभी भी काफी ज्यादा नीचे है। लेकिन तुम्हें उस दूसरे बंदे से थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास एक हेल्पर है जिसका नाम लू है। एंड वो लू है वो ऑलरेडी पीक लेवल के ऊपर है चॉस के। एंड गाइस यहाँ पे हम लोग को एक और चीज पता चलती है कि जो भी न्यूली प्रमोटेड मार्किस होता है उसको लगभग 30 सेंचुरीज तक कोई भी टास्क करने की कोई नीड नहीं होती, उसे बिना किसी टास्क किए हुए रिसोर्सेज मिलते हैं ताकि वो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना सके। फाइनली 30 सेंचुरीज के बाद जाके उसे किसी टास्क वास्क के पीछे दौड़ना पड़ता है। ये एक तरीके की प्रोटेक्शन होती है किसी भी न्यूली प्रमोटेड मार्किस के लिए। सो 30 सेंचुरीज के लिए तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे चू यूहू का, बिना किसी कॉम्पिटिशन के इनको चू यूहू के साथ रिसोर्सेज बांटने पड़ेंगे। चलो छोड़ो उसके बारे में, मुझे ये चीज बताओ कि जो लॉर्ड ऑफ जियोन जो है वो चुड्डू के अंदर कब आने वाला है। वही दूसरा बंदा कहता है, क्या ब्रदर जियो, मैंने सुना है कि जो ब्रदर युआन जियो है वो जल्दी चुड्डू के अंदर लौटने वाला है, क्योंकि उनको एक गॉड किंग से मिलना था, बट वो कब लौटने वाला है इस चीज के बारे में तो किसी को नहीं पता। चू फैंग यू कहता है, एक बार जैसे ही वो बंदा चुड्डू के अंदर पहुंचा तुम्हें सबसे पहले ये चीज मुझे बतानी होगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को बताया जाता है जो लीनियज ऑफ एम्परर चू है उसके अंदर काफी सारी रॉयल फैमिलीज हैं, काफी सारे चौज रिलम के वॉरियर्स हैं, इन्हीं चौज रिलम के वॉरियर्स के काफी सारे डिसाइपल्स हैं, साथ ही साथ कुछ गेस्ट हैं, में कुछ आइडियल कल्टिवेटर्स भी है। मिला के अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे एम्परर चू लीनियज के अंदर 11 ही ऐसे लोग हैं जो चौज रिलम के ट्रांसेंस लेवल तक पहुंच चुके हैं। गाइस ये जो ट्रांसेंट लेवल होता है ये वो लेवल होता है जब आप चौज लेवल के पीक तक पहुंच जाते हो एंड गॉड किंग लेवल के अंदर जस्ट एंटर करने वाले रहते हो। ये एकदम एज वाली लाइन होती है। तो इस एज वाली लाइन के ऊपर कुल मिला के 11 लोग हैं इस वक्त पूरे के पूरे एम्परर चू फैमिली के अंदर। गाइस इस लाइन को क्रॉस करना भी कोई आसान बात नहीं होती।
दो दो चार चार हजार सेंचुरीज तक लोग अटके रह जाते हैं बॉटम नाइक के ऊपर, लेकिन वो अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते। देखा जाए तो इस तरीके के लोगों को गॉड किंग लेवल का ही माना जाता है। इन लोगों को इनिशियल स्टेटस दिया जाता है गॉड किंग लेवल का। एंड ये वो लोग इस वक्त जिस बंदे की बात कर रहे थे यानी कि युआनजियो, चौधरीलम के ट्रांसेंड लेवल के ऊपर था। एंड इस बंदे ने अपनी बॉडी के अंदर ही एक बहुत बड़ा पिंजरा बना के रखा है, जिसके अंदर इसका खुद का एक बहुत बड़ा डार्क मेंशन है। ये एक सिंगल थॉट के अंदर अपने आसपास के एंडलेस वास्ट वर्ल्ड के अंदर जितने भी क्रिएचर है उन सारे क्रिएचर को इम्प्रिजम कर सकता है अपनी बॉडी के अंदर। ऑफ कोर्स ये अपनी एनिमीज को भी अपने प्रिज्म के अंदर ट्रैप कर सकता है। यानी कि ये कितनी ज्यादा डरावनी बात है कि किसी इंसान को या फिर किसी क्रिएचर को अपनी बॉडी के अंदर कैद करके रखना। अगर वो चाहे तो एक गॉड किंग लेवल के वॉरियर को भी अपने बॉडी के अंदर ट्रैप कर सकता है। बट वो कॉमन सी बात है कि गॉड किंग लेवल के वॉरियर इतने ज्यादा कमजोर नहीं होते, वो डेफिनेटली उसके प्रिज्म को तोड़ के बाहर आ सकते हैं। स्टिल उनके लिए ये जो चीज है ये थोड़ी सी मशक्कत वाली होती है, इसलिए गॉड किंग लेवल के वॉरियर भी इस बंदे से थोड़ा सा डरता है। हम लोग को लू फैंग और उनका ग्रुप देखने के लिए मिलता है जो कि अभी भी एक फ्लाइंग बोट के अंदर थे। ये लोग चू यू मेंशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। हमें बताया जाता है कि ये जो चू यू मेंशन है ये लगभग 1 बिलियन किलोमीटर लंबा चौड़ा है। इसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, इसके अंदर जो गार्ड्स है वो काफी ज्यादा है। वही वहाँ पे हम लोगों को एक औरत देखने के लिए मिलती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत थी। वो इन लोगों की तरफ देखते हुए कहती है कि आप लोगों से मिलने के लिए काफी सारे लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है। जो चू यू होता है वो उस औरत की तरफ देखते हुए कहता है थोड़ा सा इंतजार करो, वैसे भी इवनिंग के अंदर हम लोगों ने पार्टी रखी हुई है, तब तक मुझे और लू हे को कुछ इंपॉर्टेंट काम है। जो चूयू होता है वो लू फैंग को लेके यहाँ से निकल जाता है। एक्चुअल में ये जो औरत थी ये और कोई नहीं है, चूयू की बीवी थी। एंड उसके साथ उसके बच्चे भी देखने के लिए मिल सकते थे। उसके बच्चे अपने बाप को जब यहाँ से जाते हुए देखते हैं लू फैंग के साथ, तो मन ही मन कहता है फादर अभी अभी वापिस आए थे एंड हमारे क्लैन के काफी सारे एल्डर्स और रॉयल फैमिली के काफी सारे लोग इस वक्त उनसे मिलना चाहते थे, बट फादर उन सभी लोगों को इग्नोर कर रहा है। वही वो जो औरत होती है वो अपने उस बड़े बेटे की तरफ देखती है और उसे गुस्सा कर देती है और कहती है तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए, यू इडियट, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे फादर कितने ज्यादा बिजी है। रही बात लो है गॉड की, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त उनके लिए, तो इस वक्त उन्हें अटेंड करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। इसके बाद जो एल्डेस्ट सन होता है उसका मुंह बंद हो जाता है एंड वो एक शब्द भी नहीं बोलता। एक्चुअल में देखा जाए तो गाइस चूयू के 3 बेटे थे एंड 3 में से जो 2 थे वो काफी ज्यादा शरीफ एंड सीधे साधे थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा बड़ा वाला था वो थोड़ा सा क्रांतिकारी टाइप के नेचर का था, तो कई बार थोड़ी सी उल्टी सीधी चीजें बोल देता था। उसकी जो वाइफ होती है वो जब लू फैंग की तरफ देख रही थी वो मन ही मन सोचती है कि एक्चुअल में तो ये है वो बंदा जो कि फर्स्ट गेस्ट ऑफिशियल बना है उसके पति का। वही ये जो औरत थी इसे लू फैंग से थोड़ी सी तो दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसका जो पति था, इसके पति ने इस लड़की के फादर से बात नहीं की थी, यानी कि चूयू की जो बीवी थी। एंड उसका जो बाप था वो एक पीक लेवल का चॉस मास्टर का वॉरियर था, लेकिन उसने इसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था एंड वो इस वक्त लू फैंग के साथ ही भटक रहा था। उसकी बीवी को ऐसा लगता था कि उसके पति के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा कि वो उसके फादर के साथ मिलकर ज्वाइंट फोर्सेस कर ले, क्योंकि जो चियू की बीवी का बाप था वो फैंगयोंग सिटी का लॉर्ड था, वो एक पीक लेवल का वॉरियर था। एंड अगर उसका पति भी अगर फैंगयोंग सिटी के लॉर्ड के साथ मिल जाता तो डेफिनेटली फैंगयोंग सिटी की जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन जो चूयू था उसने ऑलरेडी लू फैंग को चूज कर लिया था गेस्ट ऑफिशियल के लिए बिना किसी के साथ डिस्कस किए हुए, तब वो इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये रास्ते में जो लू फैंग होता है वो लूसा और क्विंगयांग को एक जगह पे रेस्ट करने के लिए छोड़ देता है, क्योंकि इस वक्त लू फैंग को और चूयू को उन लोगों को रिसोर्स मेंशन के अंदर जाना था। वही इस वक्त जो मो लूसा और मोयो क्विंगयांग ये दोनों के दोनों एक सेपरेट कोर्टयार्ड के अंदर रह रहे थे जो कि मार्किस मेंशन के अंदर ही आता था। इसके बाद जो चूयू और लू फैंग होता है एंड कुछ पर्सनल गार्ड्स के साथ फाइनली ये लोग एक ऑर्डिनरी से दिखने वाली फ्लाइंग बोट के अंदर बैठ के मार्किस मेंशन की तरफ आके निकल जाता है। लू फैंग को बताता है कि जितने भी इनहेरिटेंस रिसोर्सेज होते हैं एंड जितने भी गेस्ट ऑफिशियल्स होते हैं सारे के सारे इनडायरेक्टली एम्परर के अंदर ही आते हैं, और जितने भी रिसोर्सेज है जो कि 13 वेन्स के अंदर बांटे जाते हैं रॉयल फैमिलीज के अंदर, यानी कि 13 रॉयल फैमिलीज के अंदर, वो सारे के सारे रिसोर्सेज भी हमारे एंसेस्टर के द्वारा ही छोड़े गए यांग फैंग के, क्योंकि इस वक्त जो डी चूयू था वो डी चूयू लीनियज से बिलोंग करता था, इसलिए वो और लू फैंग वो लोग बस उसी रिसोर्सेज को चूज कर सकते थे जो रिसोर्सेज उनके डी चूयू लीनियज को प्रोवाइड किए गए थे, यानी कि इनके डी चूयू लीनियज के अंदर भी कोई ना कोई हेड होगा। एंड वो जो हेड होगा उस हेड ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कोटे के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है वो सारे के सारे ऑलरेडी उठा लिए होंगे। लू फैंग बस उसी कोटे के अंदर से किसी भी रिसोर्स को खरीद सकता है। इनकी ये जो 13 एम्परर्स की फैमिली है, इन 13 एम्परर्स की फैमिलीज के अंदर से जो सबसे फेमस फैमिली है उसका नाम है एम्परर किंग। डेफिनेटली ये सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल फैमिली है। ये जो एम्परर किंग है इसके अंडर में कुल मिला के 15 डायरेक्ट डिसाइपल्स है, जिसके अंदर से जो 6 है वो गॉड किंग लेवल के है, जो 8 है वो चौधरीलम ट्रांसेंड लेवल के ऊपर है। इवन उनका जो सबसे ज्यादा कमजोर डिसाइपल है वो भी चौधरीलम के पीक के ऊपर है। एंड यही रीजन है कि जो एम्परर किंग लीनियज है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है उन 13 रॉयल फैमिलीज के अंदर से। यानी कि गाइस इस बंदे के जो 15 डिसाइपल्स ही है, अगर इन्हीं 15 डिसाइपल्स को देख लिया जाए तो ये बंदा खुद की एक आर्मी खड़ी
कर सकता है कि उसके अंदर कुल मिला के 6 गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स और 8 चौधरीलम ट्रांसेंडेंट वॉरियर है। इवन इनमें से जो सबसे ज्यादा कमजोर है वो भी चौधरीलम के पीक के ऊपर है। एंड यही जो फैमिली वो सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा बड़ी है। एंड बाकी के जो 12 फैमिलीज है वो इसके औकात से भी बहुत दूर है। बट स्टिल जो लू फैंग था वो सेटिस्फाई था कि उसने एम्परर चू लीनियज को ज्वाइन किया, क्योंकि ज्यादा लालच रखना भी बुरी बात है। टाइम के अंदर ये एम्परर चू पैलेस के अंदर पहुंच जाते हैं। एक्चुअल में ये जो चॉस पैलेस था ये काफी ज्यादा बड़ा था। इसके आसपास हम लोगों को काफी ज्यादा डार्कनेस देखने के लिए मिल सकती थी। अगर इसे ऊपर ऊपर से देखा जाए तो इसका जो साइज था वो हुआंग सिटी जितना ही था। बट लू फैंग यहाँ पे फील कर सकता था कि यहाँ का जो टाइम एंड स्पेस है वो आपस में फोल्ड हो चुका है, जिसके कारण ये जो जगह है ये जितनी ज्यादा बड़ी दिखती है ये उससे भी ज्यादा बड़ी है। एंड गाइज मैं आप लोगों को एक चीज समझा देता हूँ कि जो यांगफैंग एशियन कंट्री है उसके अंदर कुल मिला के 13 फैमिलीज है, यानी कि 13 लीनिएजेस। एंड इन 13 फैमिलीज के खुद के अंदर भी काफी सारी छोटी मोटी फैमिलीज होती है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे जिजियांग हाउ को ले सकते हो। उसके अंडर में 3 बड़ी सिटीज थी एंड कुल मिला के 198 छोटी सिटीज थी। वही ये जो 3 बड़ी सिटीज थी, इन 3 बड़ी सिटीज के अंदर भी काफी सारी फैमिलीज थी। जैसे कि हुआंग सिटी के अंदर 5 मेजर फैमिलीज आती थी एंड इन 5 मेजर फैमिलीज के अंदर भी कुछ छोटे मोटे क्लैंस आते थे। उसी तरीके से इनका ये जो एम्परर चू पैलेस है ये एक तरीके से एक स्मॉल यूनिवर्स की तरह है, जहाँ पे इनके टॉप ऑफिशियल्स बैठे रहते हैं। एंड इसके अंदर काफी सारी छोटी मोटी फैमिलीज भी आती है। जो चूजू होता है वो लू फैंग को अच्छी तरीके से गाइड करते हुए इस पैलेस के अंदर लेके जाता है। एंड वो लू फैंग को कहता है कि मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ तुम्हें भी इसी रास्ते से अगली बार यहाँ से आना है। इस तरीके से तुम्हें कोई भी दूसरा रॉयल गार्ड या फिर कोई भी दूसरा बंदा बीच में रोकने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन जब लू फैंग इस चू पैलेस के अंदर एंटर किया था तो ये पूरा लू फैंग को खाली दिख रहा था, इसलिए वो चूयू से कहता है ये तो पूरी तरीके से खाली है। भाई जो चूयू कहता है वो कहता है ये पैलेस काफी ज्यादा बड़ा है। एक्चुअल में ये जो एम्परर चू पैलेस है इसके अंदर काफी सारे छोटे छोटे स्मॉल यूनिवर्सेज है। एंड इन स्मॉल यूनिवर्स के अंदर जो छोटी मोटी ट्राइब्स है, यानी कि छोटी मोटी रॉयल ट्राइब, उन लोगों को एज अ कचरा स्टोर किया जाता है। उनको काफी ज्यादा छोटी सी जगह दी जाती है जहाँ पे वहीं पे लोग पैदा होते हैं, वहीं पे रिप्रोड्यूस होते हैं और वहीं पे खत्म हो जाता है। ऑफ कोर्स क्योंकि वो इतने ज्यादा कंजेस्टेड एरिया के अंदर रह रहे हैं तो वहाँ पे बॉर्न होने वाले जितने भी क्रिएचर्स है वो भी काफी ज्यादा वीक पैदा होते हैं। एंड अगर उनमें से कोई काफी ज्यादा पावरफुल बंदा निकल जाता है, यानी कि कोई अगर ट्रू गॉड लेवल तक पहुंच पाता है, तो उस बंदे को कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती है जिसके थ्रू वो ट्रू गॉड के बाद वर्ल्ड ट्रू गॉड और इटर्नल ट्रू गॉड लेवल तक कल्टीवेट कर सके। एंड जब वो इतना तक कल्टीवेट कर लेता है तब जाके उस बंदे को कहीं ना कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो रियल वर्ल्ड के अंदर आके कम्पीट कर सके। इन सब चीजों को सुन के जो लू फैंग था उसको मास्टर जाओ शैंकी का वर्ल्ड ऑफ जिन याद आ चुका था। वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर भी काफी सारी छोटी मोटी ट्राइब्स थी। वो भले ही वहाँ पे अपने आप में एक अलग दुनिया थी। वहाँ पे काफी सारे क्रिएचर्स रहते थे जो कि अंदर ही बड़े होते थे, अंदर ही पावरफुल बनते थे, आपस में लड़ झगड़ के मर भी जाते थे। भले ही वो ओरिजिनल यूनिवर्स के क्रिएचर से काफी ज्यादा पावरफुल थे, बट स्टिल वो जो जिन वर्ल्ड के क्रिएचर्स थे वो कभी भी वर्ल्ड ऑफ जिन के बाहर नहीं आ सकते थे। एक तरीके से वो एक कंजेस्टेड दुनिया के अंदर थे। भले ही वो क्रिएचर जो कि ऐसे छोटी मोटी दुनिया के अंदर रहते हैं या फिर पलते बढ़ते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कंजेस्टेड दुनिया में रह रहे हैं, यानी कि छोटी दुनिया में। क्योंकि जब से वो पैदा हुए रहते वो वहीं पे रहते तो उनको पता ही नहीं होता कि बड़ी दुनिया क्या होती है। तो उनके लिए जो होता है वो वही होता है। यानी कि जब लू फैंग अर्थ के अंदर रहता था तो उसके लिए अर्थ ही बहुत बड़ा था, लेकिन जब वो गैलेक्सी के अंदर आया तो उसको पता चला अर्थ तो बस एक छोटा सा गोला है। वही गैलेक्सी के बाद जब वो ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर आया तो उसे पता चला कि एक्चुअल में यूनिवर्स और कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है। उसके बाद अभी जाके जब वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आ रहा है तो उसे पता चल रहा है कि अभी तक जो भी उसने दुनिया देखी थी वो तो कुछ भी नहीं है। तो लू फैंग को इन सारे क्रिएचर्स के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि इन सारे रॉयल क्रिएचर्स को उन छोटे मोटे यूनिवर्स के अंदर रहना पड़ता था एंड उनको जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते थे वो काफी ज्यादा कम होते थे। एम्परर चूयू कहता है इतने ज्यादा हार्श इन्वायरमेंट के अंदर जो इटर्नल ट्रू गॉड तक पहुंच पाते हैं ऐसे टाइप के वॉरियर्स को थोड़ा बहुत टैलेंटेड माना जाता है एंड इन्हें वापस से रीयूज किया जाता है। और लू फैंग मन ही मन कह रहा था ये एंसिस्टर ये इतना क्रूल कैसे हो सकते हैं अपने डिसेंडेंट के लिए या फिर अपनी रॉयल फैमिलीज के लिए। चूयू कहता है कि आफ्टर ऑल यांगफैंग एशियन कंट्री कितना ही ज्यादा बड़ा क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे अगर इन लोगों के ऊपर, इन छोटे मोटे ट्राइब्स के ऊपर अगर रिसोर्सेज खर्च किए जाएंगे तो ये रिसोर्सेज की बर्बादी होगी एंड एट द एंड इस दुनिया के अंदर भी लिमिटेड रिसोर्सेज। तो सबसे ज्यादा बेस्ट वे इन रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने का ये है कि बस 1% जो पावरफुल लोग है वही सरफेस लेवल के ऊपर रहता है, बाकी 99% लोग वो सारे के सारे इथेनिक ग्रुप या फिर छोटी मोटी ट्राइब, उन सारी छोटी मोटी ट्राइब्स को इन सारे छोटे मोटे यूनिवर्स के अंदर फेंक दिया जाता है। जो यांगफैंग एशियन कंट्री के जो एंसेस्टर थे उन्होंने सबसे पहले यही काम किया था। अपने भी वो यांगफैंग एशियन कंट्री के 13 लीनिएजेस है, यानी कि 13 रॉयल फैमिलीज के अंदर के जितने भी बकवास लोग यानी कि जितने भी छोटे मोटे ट्राइब्स वगैरह है उन सारे ट्राइब्स को उठा के चुन के छोटे मोटे यूनिवर्स के अंदर फेंक दिया गया।
के बाद इन 13 फैमिलीज के सरफेस के अंदर जितने भी लोग बचे हुए थे वो सारे के सारे पावरफुल लोग ही थे। एंड इस वक्त लू फैंग के आसपास या फिर उसको जितने भी कमजोर या फिर पावरफुल लोग देखने के लिए मिल रहे हैं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्हें कचरा समझ के उन छोटे मोटे यूनिवर्स के अंदर नहीं फेंका गया। भाई हम लोग को एक छोटा सा सीन देखने के लिए मिलता है एशियन एम्परर के। वो अचानक से अपनी आंखें खोलता है एंड जैसे वो अपनी आंखें खोलते हैं उनके आंखों के अंदर हम लोग को लू फैंग और डी चू देखने के लिए मिल सकते थे। दोनों को देखने के बाद वो दोबारा से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं एंड इन लोगों को इग्नोर कर देते हैं। वही जिस जगह पे लू फैंग एंड डी चू चल रहे थे यानी कि इस पैलेस के अंदर ही काफी ज्यादा बड़ा एंड काफी ज्यादा मिस्टीरियस था, एक तरीके से ये भूलभुलैया जैसा था। इसलिए डी चू लू फैंग से कहता है कि जिस भी रास्ते से वो जा रहा है तो लू फैंग को वो सारे रास्ते याद कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर एक बार वो इस पैलेस के अंदर खो जाता है तो हो सकता है कि वो किसी फॉरमिडन एरिया के अंदर जाके पहुंच जाए। भाई लू फैंग ये सब चीजों को अच्छी तरीके से समझता था एंड आफ्टर ऑल उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था डी चू के कोई भी फॉरमिडन या फिर कितनी भी सीक्रेट जगह पे जाने का। यांग फैंग एशियन कंट्री के अंदर आने का सबसे बड़ा रीजन था उसका इनहेरिटेंस एंड रिसोर्सेस। के बाद फाइनली अपने सामने एक बहुत बड़े से हॉल के पास पहुंचते हैं जिसके साइड में हम लोगों को दो स्टैचूज देखने के लिए मिल सकते थे। ये दोनों के दोनों पुतले इस हॉल के बाहर थे जो कि इस हॉल के गेट को गार्ड कर रहे थे। जो लू फैंग से कहता है कि तुम अंदर जा सकते हो, मैं तुम्हारे यहाँ पे इंतजार करूंगा। उसके बाद जो लू फैंग होता है वो अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जा रहा होता है वो उन दो स्टैचूज को देखता है तो उनकी तरफ देखते ही लू फैंग की फट जाती है, क्योंकि उन दो स्टैचूज के अंदर से जो ऑरा निकल रहा था वो इतना ज्यादा टेरिफाइंग था। इवन उसका जो ऑरा था उसी ने लू फैंग को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था। अगर लू फैंग अपनी पूरी ताकत लगा के भी इन स्टैचूज के ऊपर हमला करेगा फिर भी वो इन स्टैचूज का बाल तक बागा नहीं कर सकता। इन सब चीजों से लू फैंग को पता चल रहा था कि वो कितना ही ज्यादा कमजोर है। इसके बाद जैसे ये जो दो स्टैचूज होते हैं वो लू फैंग को अच्छे से चेक कर लेते हैं, यानी कि अपनी आंखों से स्कैन कर रहे थे एक तरीके से। इसके बाद ये वापस से अपने नॉर्मल स्टेज के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद जो लू फैंग होता है वो फाइनली इनहेरिटेंस हॉल के अंदर आ चुका था एंड इस इनहेरिटेंस हॉल के अंदर उसको अपने सामने एक बुढ़ा देखने के लिए मिलता है एंड यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि गाइस ये जो चैप्टर्स है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि एक दिन के अंदर एक ही नया चैप्टर ऐड ऑन होता है। इसके बाद वाला चैप्टर जो लोग प्रीमियम लेंगे उनको कल देखने के लिए मिल जाएगा एंड नॉर्मल लोगों के लिए यानी कि मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए उनको इसके आगे का पार्ट परसों देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से जो लू फैंग होता है वो अपने लिए एक सूटेबल इनहेरिटेंस चूज करता है इस इनहेरिटेंस हॉल के अंदर से। होप करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।